आज हम पढ़ने वाले हैं आवेशित चालक सतह पर बल एवं दाब। चालक सतह का नाम आते ही आपको एक बात समझनी है कि यदि हम किसी चालक पृष्ठ को आवेश देते हैं तो वह आवेश उसके संपूर्ण बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। ठीक है, तो देखें हमारे पास में कोई एक चालक है, ये कोई चालक है और इस चालक को हम धनावेश दे रहे हैं। धनावेश दे रहे हैं किसी एक बिंदु पर। इस चालक सतह को किसी एक बिंदु पर हम धनावेश दे रहे हैं तो यह धनावेश उसके संपूर्ण बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि चालक सतह को हम आवेश देते हैं उसके बाह्य पृष्ठ पर फैल जाता है, बट अचालक सतह को कोई आवेश देते हैं तो उसके बाह्य पृष्ठ पर नहीं फैलता है। जहां हम आवेश देते हैं वह आवेश वहीं बना रहता है। तो इस प्रकार से हमारे पास में कोई एक चालक सतह है। ठीक है, अब इस चालक सतह पर कोई भी हम एक अल्पांश ले लेते हैं। अल्पांश यानी कि इस चालक सतह का कोई भी एक हम छोटा सा यहाँ पर एक भाग ले लेते हैं। हमने एक कोई छोटा सा ये भाग ले लिया AB, छोटा सा हमने क्या ले लिया AB, एक यहाँ पर कोई भाग ले लिया, अल्पांश ले लिया। इस अल्पांश पर चालक का जो शेष भाग है ये वाला, इस शेष भाग के कारण एक प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। दोबारा सुन लीजिए इस लाइन को कि चालक का जो ये अल्पांश है, छोटा सा हमने भाग लिया AB, इस AB भाग पर इस चालक के शेष भाग के कारण एक प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है, दूसरी बात यह भी है कि ये अल्पांश में यहां न लेकर यहां पर ले लो, यहां अल्पांश ले लें, यानी कहीं पर भी हम अल्पांश ले लें तो प्रत्येक अल्पांश पर चालक के शेष भाग के कारण बाहर की ओर एक प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि इस चालक की सतह पर बाहर की ओर एक बल कार्य कर रहा है, बाहर की ओर एक बल कार्य कर रहा है बाहर की ओर। ठीक है, जो क्या है इस सतह के अभिलंबित है और उसकी डायरेक्शन बाहर की ओर है। दोबारा सुन लीजिए, चालक है, ये पूरा चालक है, चालक एक अल्पांश है, AB अल्पांश है, शेष भाग कौन सा हो गया, इसको यहाँ पर कोई बिंदु दे देता हूं C, तो ACB ये शेष भाग है। इस शेष भाग के कारण इस पर एक प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। बट क्यों? क्योंकि ये धनावेश है और ये भी धनावेश है। धनावेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। इसी प्रकार से इस चालक पर हम और भी अल्पांश ले लें, बहुत सारे अल्पांश ले लें, उस प्रत्येक अल्पांश पर एक प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अतः हम समझ गए हैं कि इस चालक सतह पर एक बाहर की ओर एक बल कार्य करता है और उस बल की दिशा उस चालक की सतह के अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। ठीक है, अतः यहाँ पर बल कार्य करने से इस चालक पर एक दाब भी कार्य करेगा और वह दाब भी इस चालक सतह के अभिलंबवत बाहर की ओर होगा। अब बल कितना है और दाब कितना है, इनका मान ज्ञात करने के लिए हमें एक डेरिवेशन करना पड़ेगा यहाँ पर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, चालक को दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक भाग तो क्या हो गया AB और दूसरा भाग क्या हो गया ACB, दो भागों में बांट दिया। और दो भागों में बांटने के पश्चात हम दो पॉइंट लेते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया मैंने और दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया। कहने का मतलब ये पॉइंट इस चालक के बाहर है और ये पॉइंट इस चालक के अंदर है। इसको मैंने नाम दे दिया P1 और इसको मैंने नाम दे दिया P2। P1 और P2 दो सम्मित बिंदु लेते हैं। सम्मित बिंदु से यह तात्पर्य है कि ये जो बिंदु है P1 और P2 ये सम्मित हैं। सम्मित का मतलब है कि ये इससे इधर इतना है तो उतना ही इधर है। दूसरी बात आप यहाँ पर आपको एक बात और भी समझनी है कि चालक सतह के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है। चालक सतह के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, तो इसके लिए फॉर्मूला है, आपने पहले एक डेरिवेशन पढ़ा था कि E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और चालक सतह के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान कितना आया था 0। ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए पहले से कि किसी चालक सतह के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ये होता है, चालक सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, इसके बाद में हम यहां पर दो बिंदु ले लिए P1 और P2। तो हमने क्या क्या माना कि बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र वो हमने मान लिया कि EP1 है और EP1 = EP1 का मान कितना होगा
क्योंकि इस चालक की बिंदु क्या बाहर है और बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको आप इक्वेशन दे दीजिए 1। फिर बिंदु P2 पर ये लिखना आपको, बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र हम मान लेते हैं कितना है, EP2 है। EP2 बराबर 0, इक्वेशन 2। ये 0 क्यों, ये इतना क्यों और ये इतना क्यों? इन दोनों का आंसर जो पहले वाले डेरिवेशन है उनमें है कि चालक परत के कारण, अचालक परत के कारण आपने तो विद्युत क्षेत्र की डेरिवेशन पढ़े थे। तो चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके बाहर इतनी होती है, चालक परत के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम मान लेते हैं कि AB भाग के कारण यहाँ और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और ACB भाग के कारण यहाँ और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं कितनी है, E2 है। ठीक है, ये लिख लीजिए आप यहाँ पर। चालक को दो भागों में बांटने पर, चालक को दो भागों में बांटने पर, एक भाग क्या है, एक तो भाग AB है जो क्या है एलवांस है, और दूसरा भाग क्या है ACB जो चालक का शेष भाग है, चालक का शेष भाग। ठीक है, तो AB भाग के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है हम मान लेते E1 है, और शेष भाग ACB यानी कि ACB इस भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी उत्पन्न हो रही है यहाँ और यहाँ, वह मान लेते हैं कितनी है, A2 है, A2 है। अब देखें हम डायरेक्शन देखते हैं, अब इनके कारण यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है वो देखें। AB भाग के कारण यहाँ बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E1। तो E1 ये धनावेश है, तो धनावेश से डायरेक्शन क्या होगी इसकी, दूर की ओर। तो इसको हम क्या लिख देंगे, E1 सदिश, और E1 की डायरेक्शन क्या होगी, इधर। ठीक है, अब यहां पर शेष भाग ACB के कारण, तो ACB के कारण यहां पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E2 सदिश है। कितनी है, E2 सदिश है। तो इसके कारण E2 सदिश की यहां पर दिशा किधर होगी, इधर होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये धनावेश है, आवेश इधर है, तो आवेश से दूर की ओर इसकी दिशा होगी, तो E2 यहां पर ऐसे। अब बिंदु P2 पर देखते हैं, तो बिंदु P2 पर AB भाग के कारण बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E1 है, तो धनावेश से इसकी दिशा क्या होगी, दूर की ओर, तो E1 सदिश। यानी कि भाई आपके पास में आवेश इधर है, आवेश ये है, तो इस आवेश के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, वो मान लिए E1 है, लेकिन इसकी दिशा हम तीर के चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे। तो ये धनावेश है, तो धनावेश से दिशा इससे दूर की ओर, इस आवेश से दूर की ओर। ठीक है, अब शेष भाग ACB, तो ACB भाग के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E2 है, बट E2 की डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी या इधर। वो देखें आपका धनावेश ये है, तो धनावेश से दूर की ओर दिशा, तो दिशा E2 की क्या होगी, ये वाली। यहां पर तो E1 और E2 की दिशा सेम है, यहां पर E1 और E2 की दिशा परस्पर एक दूसरे के विपरीत है। इन दोनों बातों को आप ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े हैं। ठीक है, तो बिंदु P पर दोबारा लिखें, बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र कितना है भाई, ये दोनों की दिशा सेम है, दोनों की दिशा सेम है तो जुड़ जाते हैं, दोनों की दिशा विपरीत है तो एक दूसरे से क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो बिंदु P1 पर क्या लिखे हम, E1 सदिश प्लस E2 सदिश इज इक्वल्स टू कितना है, इसका मान कितना मान रखा था हमने पहले ही, EP1, और EP1 का मान कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पहले मैं यही लिख दूं, EP1 सदिश। ठीक है, या फिर EP1 का मान लिख दिया हम, तो ये हो गया या करके E1 सदिश प्लस E2 सदिश इज इक्वल्स टू, इसका मान कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको आप इक्वेशन दे दीजिए 3। ठीक है, फिर बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है, तो E1 सदिश माइनस E2 सदिश।
ठीक है, इज इक्वल्स टू कितनी है, कितने मानी थी आपने, EP2 मानी थी, और EP2 का मान कितना है, EP2 का मान कितना है H0। तो E1 माइनस E2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सदिश रूप में नहीं लिखे तो, या फिर क्या लिख सकते हैं, E1 इज इक्वल्स टू E2, यानी कि E2 को आप इधर लेके जाएंगे, ये माइनस से किसका हो गया, प्लस का। तो E1 का मान किसके बराबर हो गया, E2 के बराबर हो गया। इसको आप इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4। अब आप इक्वेशन 4 से जो यहां पर जो E1 का मान है, E1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, E2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण 3 में 4 से मान रखने पर, समीकरण 3 में 4 से मान रखने पर रख दीजिए इसमें, ये हो गया E2 प्लस E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि E2 इज इक्वल टू सिग्मा 1 2 हो गया ना, 2 को नीचे लेके आया तो 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको आप इक्वेशन दे दीजिए नेक्स्ट 5। कहने का मतलब यह है कि यहां पर इस शेष भाग के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E2, तो E2 का मान कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, यानी कि शेष भाग A से B के कारण, अल्पांश AB पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। यदि अल्पांश पर आवेश dq माने तो, ये अल्पांश है, इस अल्पांश पर हमने आवेश कितना मान लेते हैं, dq मान लेते हैं। इस अल्पांश पर आवेश कितना मान लिया, dq मान लिया। dq माने तो इस पर कार्यरत बल, dq माने तो इस पर कार्यरत बल, किस पर, इस अल्पांश पर कार्यरत बल, अल्पांश है तो कम बल होगा, तो पहले d लगा लेते हैं। तो dF इज इक्वल टू, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E2 शेष भाग के कारण, और आवेश कितना है, dq। सिर्फ ये फॉर्मूला कहां से आया, पूछ सकते हैं आप। इसका आंसर ये है, हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू F अपॉन क्या होता है, Q। तो यहां से F इज इक्वल टू क्या हो गया, QE। तो एक फॉर्मूला ये भी है विद्युत बल का, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था आपने कि F इज इक्वल टू QE, और तो Q बल कितना है, DF, आवेश कितना है, DQ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है यहाँ पर E2, तो E2 डॉट DQ। ठीक है, E2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, E2 की वैल्यू ये रही, तो क्या हो गया ये, DF इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका DQ। परंतु अब इस पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व है, इस चालक सतह पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो हम कितना मान ले, सिग्मा मान ले। ठीक है, तो यहां पर इस चालक की बात करें, इस चालक के अल्पांश की बात करें, इस पर कुल आवेश कितना है, DQ, और इसका जो अल्पांश का जो क्षेत्रफल है वो हम कितना मान सकते हैं, DA। तब इस अल्पांश का आवेश घनत्व कितना होगा। ठीक है, तो देखें यहां पर पृष्ठ आवेश घनत्व है, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, DQ अपॉन DA। तो यहां से DQ का मान क्या हो गया, DQ इज इक्वल टू सिग्मा DA। सिग्मा DA, तो DQ का मान आप यहां पर रखें तो क्या हो गया ये, DF इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू DQ का मान ये रहा, DQ का मान रख दीजिए, तो सिग्मा इंटू DA, सिग्मा इंटू सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपके पास में, DF इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो गया आपके पास में, DA, ये DA है। ठीक है, तो अब यहां पर ये DF क्या है, इस अल्पांश पर कार्यरत बल है। अब यदि हमें इस पूरे चालक सतह पर बल का मान ज्ञात करना पड़े, तो हमें क्या करना पड़ेगा, समाकलन कर देंगे,
इसका समाकलन कर देंगे तो हमारे पास में पूरी चालक सतह पर जो कार्यरत प्रतिकर्षण का बल है वो बल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर, आगे देखें आप, यहां पर देखें चालक, संपूर्ण चालक सतह पर, ऐसे लिखें, संपूर्ण चालक सतह पर कार्यरत बल F is equals to integration this sigma square upon 2 epsilon naught dA। तो ये बल हो गया, इतना बल कार्य कर रहा है। तो पहली बात हमारी क्या थी, अवश्य चालक सतह पर बल, और दूसरी क्या है, दाब। बल तो आपने याद कर लिया, अब हम दाब याद करेंगे। ठीक है, तो दाब का एक सूत्र होता है, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। यदि हमें बल पता है तो हम क्षेत्रफल का उसमें भाग देकर हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, दाब। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल। ठीक है, तो कार्यरत बल ही क्या कहलाएगा, बल ही विद्युत दाब के तुल्य होगा, के तुल्य होगा। ठीक है, तो विद्युत दाब P इज इक्वल टू एकांक क्षेत्रफल पर, यहां पर इतने से भाग में कार्यरत बल, बल कितना है, dF। इस अल्पांश का क्षेत्रफल कितना मान रखा है आपने, dA, तो dF अपॉन dA। ठीक है, बट dF की वैल्यू ये रही, dF की वैल्यू ये रही, तो P इज इक्वल टू dF की वैल्यू रख दीजिए, तो ये सिग्मा स्क्वायर dA बट्टा दिस, तो 2 एप्सिलॉन नॉट, और बट्टे में ये तो है, तो ये dA तो ऑलरेडी है, और इस dF का मान मैंने यहां से उठा के रख दिया, तो dA से dA क्या हो गया, कैंसिल। बचा क्या, P इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप इक्वेशन आप नेक्स्ट दे दीजिए, कितना, 4, इसको दे दीजिए 5, 6, और इसको दे दीजिए 7। तो ये विद्युत दाब का फॉर्मूला है, ये किसका है, विद्युत दाब का फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहां पर हम सिग्मा की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, सिग्मा की वैल्यू चेंज करके हम P का परिवर्तित मान भी लिख सकते हैं। एक चीज देखें आप कि हमें पता है कि E इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हम सिग्मा की वैल्यू क्या ज्ञात कर सकते हैं, E एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर क्या है, सिग्मा स्क्वायर है, तो यहां पर भी हम सिग्मा स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर और एप्सिलॉन स्क्वायर। तो एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो ऊपर क्या आया, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन 2। तो ये इसका क्या है, परिवर्तित रूप है। दूसरी बात यह है, जो मेन इंपोर्टेंट बात है इसमें, वो समझने वाली यह है कि हमारे पास में कोई एक चालक सतह होती है, चालक सतह पर कोई भी हम छोटा सा एक अल्पांश लें तो उस अल्पांश पर एक प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है। इस प्रकार से यदि चालक पर हम और भी बहुत सारे अल्पांश लें, उन सभी अल्पांशों पर एक प्रतिकर्षण का बल कार्य करेगा। इससे यह स्पष्ट है कि उस चालक सतह पर बाहर की ओर एक प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है, यानी कि बाहर की ओर एक बल लगने लगता है। ठीक है, और उस बल के कारण ही उसमें एक दाब उत्पन्न हो जाता है, वो भी बाहर की ओर कार्यरत होता है। लेकिन बल और दाब दोनों की जो डायरेक्शन होती है वह है उस चालक सतह के अभिलंब होते हैं, यानी कि उस चालक सतह के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती है। यदि चालक सतह धनावेशित है तो बल और दाब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की ओर होगी। ठीक है, ऋणावेशित है तो भी बाहर की ओर ही होगी। क्यों भाई, ये ऋणावेश है, ये ऋणावेश है, ऋणावेश में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, तो डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की ओर होगी। बट अब इसका हम परिवर्तित रूप लिख रहे हैं दोबारा P का। यहाँ इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिटा रहा हूं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जगह बची हुई है अपने पास में, समीकरण 7 से, है ना। समीकरण 7 के बाद में आपको यहां से नोट करना है, परंतु
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता A इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, परंतु A इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो गया, E एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समीकरण 7 से, तो समीकरण 7 से हम क्या लिख सकते हैं, इसमें इस चीज का मान रख सकते हैं। तो P इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो गया, ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि सिग्मा पर स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर करके लिखेंगे हम। तो फिर ये हमारे पास में क्या आ गया कि P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया ना, तो यहां पे लिख रहा हूं इसके आगे। तो P इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। ठीक है, आप लिख सकते हैं यही विद्युत दाब है, यही विद्युत दाब है। इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार जरूर देखें, एक बार लिखें, 2 बार जरूर देखें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम, राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2018 में आया हुआ है, 4 नंबर का पेपर का क्वेश्चन नंबर 28 ये आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में इस चैप्टर के 2 हेडिंग और बचे हैं, वो भी आपको अच्छे से समझने हैं। थैंक यू।